वांछित संख्या 7 है। ऐसे 28 एनओसी प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। इनमें से अब 5 इकाइयां संचालित है और नियमों का पालन कर रही हैं। नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं और समय समय पर उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। कार्रवाई की जा रही है। अब तक 3 गैर अनुपालक करने वाले बूचड़खानों से 96,80,000 इन्वायरमेंट मुआवजा वसूल किया गया है। हाँ श्रीमान जी, पूर्व में गैर अनुपालन करने वाले बूचड़खानों से 96,80,000 रुपए का इन्वायरमेंट मुआवजा वसूला गया है। आप बैठिए, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। हाँ श्रीमान जी, नहीं ऐसे नहीं। पिछले एक वर्ष के दौरान रख रहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सारी जानकारियां होते हुए 5 परिचालन इकाइयों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 2 गैर अनुपालक पाई गई और उन पर 18,50,000 रुपए का इन्वायरमेंट मुआवजा लगाया गया। इसके अलावा पशुपालन विभाग ने एओबी एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड टपकन नूह का 19 सितंबर 2024 को निरीक्षण किया गया था। इसमें पाया गया कि वे पशु क्रूरता निवारण वधशाला नियम 2000 का अनुपालन कर रहे हैं। जी मामन जी। स्पीकर साहब, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में लाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मेवात में एक तरह से बूचड़खानों की बाढ़ सी आ गई है। इससे पहले मेवात में 2014 से पहले 1 या 2 चला करते थे और आज ये आलम है कि सरकार ने यहां 30 बूचड़खानों को परमिशन देने जा रही है, जिनमें से 7 को तो दे चुकी है, 1 हथीन में चल रहा है, 1 हथीन में बनके तैयार है और फिरोजपुर झिरका में बनके 2 तैयार है। कुल मिला के स्पीकर सर 9 बूचड़खाने फिरोजपुर झिरका में चलने जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या इंडस्ट्रीज होगी, सारों को मेवात में ही लेके आ रहे हो। मैं ये कहता हूं कि मैं यदि इस हाउस में गलत बात रख रहा हूं तो कोई भी साथी वहां एक बार घर बना के रह ले मेवात में, तो आप लोगों को सर पता चल जाएगी मेवात वासियों का जीना दुर्लभ हुआ पड़ा है। सर 8-8 किलोमीटर तक हम खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, इतनी मक्खियां, इतनी मच्छर आते हैं कि सर जीना दुर्लभ हुआ पड़ा है पूरे मेवात वासियों को। और मेवात का सबसे ज्वलनशील मुद्दा बना हुआ है। तो मैं ये कहना, मेरा क्वेश्चन ये है मंत्री जी से कि आपने 9 को तो परमिशन दे दी, 21 लाइन में और लगे हुए हैं। यदि यही हाल रहा तो जिस तरह से मेवात में बीमारियां फैल रही हैं, और इसके लिए सीधे सीधे मैं किसको जिम्मेवार मानूं? मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री बैठे इन्हीं को कह सकता हूं कि सरकार जिम्मेवार है जो यहां लाइसेंस दे रही है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने जो इनको एनओसी दी हुई है, उसके क्या मापदंडों को ये क्यों नहीं अपना रहे जो बदबू बाहर आ रही है? और जो 21 हैं, मैं सरकार से ये भी मेरा क्वेश्चन है, इनके साथ साथ जब ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट के नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं तो इनके लाइसेंस को रद्द किया जाए। और जो 21 हैं सर, आने वाले फ्यूचर में उनको भी जो कंसर्न टू एस्टेब्लिश है उसको भी कैंसिल किया जाए। ये मेरी सरकार कब तक करेगी? अध्यक्ष महोदय, ये ठीक बात है कि तकरीबन हमारे इस 2014 के बाद 28 लाइसेंस एनओसी दिए गए, उनमें से 7 चल रहे हैं और बाकी की प्रक्रिया जारी है। लेकिन ये भी एक उद्योग है और जो जहां मांग करता है, यदि वो क्राइटेरिया पूरा करता है अध्यक्ष महोदय, तो उसको परमिशन देनी सरकार का दायित्व है। जनवरी 2025 से पहले इसका क्राइटेरिया कोई फिक्स नहीं था। अब हमने जो फिक्स किया है 29/1/2025 को, इसमें रेड कैटेगरी जो 500 मीटर दूर होनी चाहिए गांव से, स्कूल से, मंदिर से, फॉरेस्ट से या कोई नदी जाती हो तो, और ऑरेंज कैटेगरी की 200 मीटर दूर होनी चाहिए, ग्रीन कैटेगरी में 100 मीटर दूर होनी चाहिए। हमने क्राइटेरिया फिक्स किया है। जहां तक इन बूचड़खानों का सवाल है अध्यक्ष महोदय, इनकी समय समय पर मॉनिटरिंग होती है और पिछले दिनों भी मामन खान जी ने एक सवाल लगाया था, उसके बनिस्बत हमने वहां टीम भेजी और टीम ने निरीक्षण किया। बहुत कम कमियां पाई, जिन पे कमियां पाई उन पे हमने बाकायदा फाइन लगाया है। अब इंडस्ट्री को हम रोक तो सकते नहीं, जो परमिशन मांगेगा, अब जिस इलाके में जो परमिशन मांगेगा, ये भी एक इंडस्ट्री है, ऐसे उसको कैसे मना कर सकते। लेकिन अब हमने क्राइटेरिया बना दिया कि गांव से इतनी दूर
ये ठीक है, कहीं गड़बड़ थोड़ी बहुत होती होगी तो उसकी समयानुसार मॉनिटरिंग होती है, जिनका अब इन्हें जिक्र किया। गांव के सरपंच, एसडीएम, पशुपालन के कर्मचारी, एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर, सबने निरीक्षण किया और अब कोई दिक्कत नहीं है। नाम मात्र की थोड़ी बहुत बदबू एक में बाहर आती पाई और अब वो दिक्कत नहीं है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर, शॉर्ट कि रखिए, सर ये देखिए, शॉर्ट में पूछूंगा, ये क्या आलम है सर? ये देखिए यदि नॉर्म्स पूरे तो क्या आलम है, किस तरह से पशु के साथ क्रूरता हो रही है वहां। ये देखिए सर, मैं हाउस में ले गया हूं, मैं कोई ये स्पेसिफिक सर, कहीं खुला पानी कहीं छोड़ा का जा रहा कोई है है सर। तो आप नहीं, रिटर्न चल ठीक है कर सर। दीजिए। मैं ये कहता हूं सर, एक तरफ तो सरकार कहती है कि बिना खर्ची पर्ची के हमारी सरकार चलती है, ठीक है, ये चलती विषय है। अलग मत लेके मैं जाइए। इसी के पास आ रहा हूं। नहीं केवल सप्लीमेंट। मेरा क्वेश्चन ये है केवल सर, सप्लीमेंट। मेरा क्वेश्चन तो सुन लीजिए। मेरा क्वेश्चन सर ये है प्रश्न है कि ऐसी क्या परेशानी है, एक दिन में, 2 दिन में 6 एनओसी ये वहां मेवात में दे रहे हैं। ये कौन अफसर है? इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। 2 दिन में 6 एनओसी दे रहे हैं। ये तो एक मंत्री जी, ये मानता हूं मंत्री जी, नंबर शॉर्ट में। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि भाई एनओसी देना सरकार का काम है। कोई इंडस्ट्री मांगेगा तो हम देंगे, नहीं तो हमारी सरकार की काबिलियत है कि हम एक दिन में 6 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और अभी ये मेरे पास है, संयुक्त कमेटी ने बूचड़ खानों का निरीक्षण किया, उसमें एसडीएम भी थे, उसमें और सरपंच भी थे, और मांडी खेड़ा गांव और 3-4 की की, उसमें अलग अलग नाम है, बीडीओ पीओ भी था, सरपंच भी थे, पशुपालन विभाग का एसएमओ डॉक्टर कृष्ण था, अजीत सिंह बीडीओ पे थे और कई आदमी थे। और यदि कोई ज्यादा दिक्कत है तो मैं फिर मामन खान जी को भेज देता हूं, आप बता देना इसका क्राइटेरिया ये है, या आफ्ताब अहमद जी बैठे हैं, ये बता देंगे भाई इसका ठीक है, क्राइटेरिया कुछ है आप तो दोनों बढ़ा रिटर्न देंगे। में। श्री लक्ष्मण सिंह यादव, श्री लक्ष्मण सिंह यादव, हो गया डबल- दो सप्लीमेंट्री। लक्ष्मण सिंह यादव सवाल पूछिए। मंत्री जी, Sir, the answer has been laid on the table of the House. रिपीट हो गया उनका बार बार। जी लक्ष्मण जी। 2 आ गया। उन्होंने हो गया, अध्यक्ष महोदय, ठीक है, हो गया वो जवाब, कोई बात नहीं, उसको अलग से भी आपको मौका मिलेगा, उसमें आप विषय रख लेना प्रश्न को। कि आफ्ताब अहमद से मेरा भाईचारा है, बात करने को विधानसभा में चलिए। समय क्यों खराब करते हैं? चलिए, इरिगेशन मिनिस्टर, अध्यक्ष महोदय, इरिगेशन मिनिस्टर। उन्होंने दे दिया जवाब। Sir, the answer has been laid on the table of the House. जी लक्ष्मण जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ये मैंने क्वेश्चन जो था वो बजट सत्र में भी लगाया था और बजट सत्र में भी आश्वासन मिला था, और प्रोग्रेस अब तक ये है, मैं धन्यवाद भी करूँगा, प्रोग्रेस ये है कि अभी प्रपोजल बना के तैयार करा है 6 महीने में। तो मैं चाहता हूँ, वहाँ 15 गांव डिस्टर्ब हैं, केमिकल युक्त पानी भरा पड़ा है, और अब तो बारिश में तो ओवरफ्लो हो रहा है, और ओवरफ्लो इतना ज़्यादा हो रहा है कि वहाँ 15 गांव डिस्टर्ब है। दूसरा, भवाड़ी से भी पानी इसमें आ रहा है, तो वो भी रोका जाए कि किसी न किसी रास्ते से आ रहा है। तो आप 15 गांव में वहाँ जाके देखेंगे तो 1 फीट पे ही पानी आ गया, यानी सप्लीमेंट टॉयलेट में ही पानी आ रहा है, तो उनका जीना दुभर हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मंत्री जी ने ये प्रोजेक्ट तो बनाया है 218 करोड़ रुपए का, लेकिन मैं ये चाहता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि मंत्री जी ने तो ये बता दिया कि भाई जब बजट पास होगा तो करेंगे। ठीक, मंत्री जी। उन्होंने सप्लीमेंट्री पहले पूछ लिया। ये सर, इसका ये जवाब है, 2 हिस्सों में है, ए और बी में। हाँ सर, एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सोल्यूशन के रूप में लगभग 219 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट की एक परियोजना वाटर कंजर्वेशन एंड रीयूज ऑफ एक्यूमुलेटेड वाटर मसानी बराज में वाटर बॉडी बनाकर और डेवलपिंग इरिगेशन पोटेंशियल का रीयूज तैयार की गई है। फंड प्राप्त होने पर इसका एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया जाएगा। और जो बी पार्ट है, नहीं सर। ठीक, बजट तो आपने ही करना है, बजट ठीक है, वो बजट क्योंकि का इतने वो अलग दिनों से विषय लंबा है जी, वहां जाके देखो। बजट का विषय अलग है। दूसरा एक और भी मैंने दूसरा प्रश्न किया था, उसका तो ये है कि वो जब ओवरफ्लो होता है, 1000 एकड़ में पानी खड़ा है, जब ओवरफ्लो होता है तो वो खेतों में से जाता है, लोगों की फसलें खराब हो रखी हैं,
जैसे इन्होंने नहीं में जवाब, प्रपोजल में कवर होगा ना उसका। नहीं वो फसलें खराब हो जी, रही है तो मंत्री अभी जी, मंत्री जी। क्षतिपूर्ति पोर्टल खुल रहा है तो उसमें उन किसानों को काउंट किया जाए ताकि उनका लॉस भी पूरा हम कर ठीक है, वो सकें। इससे अलग अलग विषय है, इससे थोड़ा अलग है। आदित्य सुरजेवाला जी, नंबर 23। मंत्री जी। अध्यक्ष जी, युवा साथी आदित्य सुरजेवाला जी ने अपना क्वेश्चन पूछा, वो 3 भागों में है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि किसी एजेंसी का नाम लेकर एक क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था, लेकिन चलो जैसा भी है अब सैंक्शन है। लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहूँगा कि वीएम इंजीनियरिंग जो करनाल कैथल थानेसर क्लस्टर के लिए जिसको हमने 2021 के 22 के अंदर वर्क अलॉट किया था, वो उसमें पूरी नियमावली नियमितताएं पूरी करने के साथ साथ और पूरे हरियाणा में 3 क्लस्टर भिवानी, सिरसा और करनाल को अलॉट किया गया था और वो क्लस्टर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। उस क्लस्टर के काम करने की वजह से उसमें 18 यूएलबीज उसके अंदर आती हैं और उस क्लस्टर के काम करने की वजह से अभी पिछले महीने राष्ट्रपति अवार्ड हरियाणा को मिला था कि वो पूरे देश के अंदर 3रे स्थान पर करनाल को स्वच्छता के माध्यम से लेकर आए थे। तो माननीय जो सदस्य हैं उनकी जो चिंता है, उन्होंने दूसरे उसमें पूछा है कि उन पर किसी तरीके की कार्रवाई की गई कि सार्वजनिक संसाधनों के उल्लंघन के लिए, तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं तो कार्रवाई होने का मतलब ही नहीं होता। तीसरी बात उन्होंने कही कि क्या उन पर किसी तरीके का पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने फाइन लगाया, तो फाइन समय समय पर लगाते रहे। इस साल भी उन पर फाइन लगाया गया है और रेगुलर 98 लाख रुपए का फाइन अभी तक उन पे लगता रहा है। अगर उन्होंने किसी तरीके का कोई उल्लंघन किया तो 98 लाख रुपीस का 98,94,000 समथिंग 98,89,131 का आज तक उन पर जो है फाइन लग चुका है। तो बाकी और कोई चिंता है तो आप मेरे को प्लीज बताओ। आदित्य जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को जो सारे वायलेशंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बिडिंग प्रपोजल एंड नॉन कंप्लायंस हुए वो प्रोवाइड करवा दूंगा। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो ये पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप्स में जो 2 साल पहले हरियाणा, गुड़गांव हो, पंचकुला हो, कैथल हो, ये अधिकतर 1 से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 1 से 3 साल का ठेका दिया जाता था जिसमें एक्सटेंशन की संभावना होती थी। हाल ही में एक नई प्रथा चालू हुई है जिसके अंदर कंपनी जैसे ये वीएम इंजीनियरिंग है जो जनता से लूटकर अपने जेब को, वेस्ट को वेल्थ बना रहे हैं, उन्हें अब 22 साल के कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो पूरे देश में ही अनप्रेसिडेंटेड है, हरियाणा में क्यों दिया जा रहा है? और सेकंड छोटा पॉइंट इसके आगे, क्यों हरियाणा में कचरा घुमाकर ये जो क्लस्टर मॉडल अडॉप्ट किया गया है, इस डिसीजंस का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्लीज पब्लिक को प्रोवाइड कीजिए। जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात की है वो प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन ये 22 साल के लिए क्योंकि इंटीग्रेटेड ये पूरा का पूरा क्लस्टर दिया जाता है। इसमें सफाई स्वीपिंग से लेके कूड़े को उठाना, घर घर से इकट्ठा करना और उसका प्रोसेस करना, उसमें बहुत सारी मशीनरीज, बहुत सारी गाड़ियां, सभी कुछ इन्वॉल्व होती हैं। तो इसलिए इसका 22 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और ये पूरे केंद्र के नियम कायदे कानूनों के तहत इसको हरियाणा के अंदर चाहे सिरसा का हो, चाहे भिवानी का हो, चाहे आगे अंबाला का क्लस्टर है, चाहे सोनीपत का क्लस्टर है, इस तरीके के क्लस्टर दिए गए क्योंकि इसमें 100, 200, 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी होती है। जब तक उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं निकलेगी तो किस तरीके काम होगा? नियम कायदे कानून सारे केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। चौधरी आफ्ताब अहमद। सर, क्वेश्चन नंबर 5 सर। श्रीमान जी, कथन सदन के पटल पर रखा जाता है। सर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है और एक जिले के लिए नहीं, 4 जिलों के लिए है और इससे दूषित पानी की वजह से हमारी धरती जो है हर रोज सैलिनिटी बढ़ रही है, उसमें गुणवत्ता भी खराब हो रही है और उसमें धरती जो है बंजर होती जा रही है। और मैं ये सवाल सर 2013 में भी, 2024 में भी और 2025 में भी और लगाया, लेकिन जवाब में कोई ऐसा सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं दिखा जिससे इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर कोई करना। पिछले विधानसभा में से पहले माननीय स्पीकर साहब ने एक कमेटी बनाई थी, मूलचंद शर्मा जी उसके अध्यक्ष थे और सारे विधायक उन जिलों के थे। उस कमेटी का भी कोई निर्णायक कोई असर नहीं हुआ। तो मेरा यह है सर आपके माध्यम से कि
ये जवाब देने से ज्यादा बेहतर होगा कि कोई रचनात्मक कार्य किया जाए। और ये यही नहीं कि इससे धरती खराब हो रही है, इससे कैंसर भी हो रहा है, इससे ऐसी बीमारियां हो रही है और किसान की मजबूरी है ऐसी पानी की। तो इसलिए सर उसके लिए कोई जो है ट्रीटमेंट प्लांट की बात थी, कोई आपने जैसे एक कमेटी बनाई जाए विधानसभा की जिससे इस पे सरकार की गंभीरता नजर आए और उसे प्रयास उसी हिसाब से लिए जाए। अध्यक्ष महोदय, 2014 में एसटीपी की संख्या थी 25 और सीटीपी की थी 7 और इन 10 सालों में हमने 65 नए एसटीपी लगाए हरियाणा प्रदेश में। अब टोटल संख्या हो गई 90 और 7 सीटीपी थे, अब हमने 10 और लगा दिए, 17 चालू हो चुके और जो प्रपोज्ड हैं वो 8 एसटीपी और 8 सीटीपी हैं। सरकार पूरा प्रयत्न करती है कि प्रदूषण ठीक रहे, लेकिन मैं मानता हूं थोड़ी बहुत खूब कोशिश करने के बाद भी दिक्कत रहती है। और जो मेन सवाल है आफ्ताब अहमद जी का, वो गुड़गांव कैनाल से संबंधित है। मैं पर्यावरण मंत्री हूँ, भाई को विश्वास दिलाता हूँ, मेरा गुड़गांव जिला पूरा भरसक प्रयास रहेगा और आपसे भी बैठ के जो भी इसका उचित समाधान निकल सकेगा, ये कागजों की बात नहीं, मैं विधानसभा में कह रहा हूँ कि जो भी इसका समाधान निकल सकेगा, वहां बदबू आती है, केमिकल का पानी जाता है, मैं भी मानता हूँ। और मेवात में साहब वो ठीक नहीं है, कोशिश रहेगी कि वहां लोगों को कैंसर ना हो, जो भी उचित व्यवस्था होगी सरकार वो करने का पूरा प्रयत्न करेगी। मैं आपके माध्यम से, मंत्री जी ने माना कि वहां केमिकल, यही नहीं, इससे परस्पर धरती जो है बढ़ तो रही नहीं है, लेकिन जो है वो खराब हो रही है। और सरकार जितनी भी सैलिनिटी के काम है ना, हमारे जिले में तो 2-4 साल से 5 साल से प्रपोजल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल तो है, फाइनेंशियल नहीं है। मुख्यमंत्री जी थोड़ा कीचड़ खाने की हवा तो प्रदूषित हो ही रही है, धरती भी बंजर भी खराब हो रहा है, तो इसलिए उसके लिए पैसा जो है ना, कैनाल कोई हमारी सरकार आने के बाद से नहीं है, प्रदूषण का मतलब पहले भी प्रदूषित, सैलिनिटी के पहले भी एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल भी आता है, पैसा नहीं दिया जा रहा, तो ये गंभीरता दिखनी चाहिए। हमारा ये सर कि पैसा ज्यादा करें, आपसे बैठ के समाधान की कोशिश। मैं तो वो बता दिया कि हाउस में बता रहा हूँ कि आप कोशिश करें 6 करोड़ का 5000 एकड़ जमीन का सैलिनिटी का प्रोजेक्ट पिछले 5 साल से प्रोजेक्ट वो पड़ा है, तो ये मान्य अध्यक्ष जी, क्योंकि आफ्ताब अहमद ने बात रखी है, क्योंकि पीछे दिल्ली के अंदर जो सरकार रही है वो इनके समर्थन की सरकार रही है और इतनी हालत खराब थी वहाँ यमुना की, माँ यमुना की, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बातें तो खूब करी गई, परंतु बातें तो करी गई, काम नहीं हुआ ग्राउंड के ऊपर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर संज्ञान लिया और संज्ञान लिया। अभी एक बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में हुई है, मैं उसके अंदर मौजूद था और दिल्ली की मुख्यमंत्री मौजूद थी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। अब एक कमेटी भी बनाई है और उसको लेकर के गति से काम चल रहा है। मुझे खुशी है माननीय अध्यक्ष जी बताते हुए कि दिल्ली के अंदर मात्र 4 महीने में 16,000 मीट्रिक टन कचरा यमुना से बाहर निकाल दिया है और उसके ऊपर इतनी गति से काम चल रहा है कि जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमने एसटीपी ईटीपी लगाए, दिल्ली के अंदर भी अब एसटीपी और ईटीपी लग रहे हैं। माँ यमुना अब स्वच्छ होगी, निर्मल होगी, आप चिंता मत करिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। चलिए प्रावधान करिए बजट की, बजट की कोई कमी नहीं। 11 जगह ऐसी हैं, उसको नाला कहूं, नदी कहूं, ड्रेन कहूं, जो यमुना में मिलती है हरियाणा से। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन 11 को 11 पे एसटीपी लगाया जाए या उससे प्रदूषित पानी ना जाए यमुना, क्योंकि मोदी जी ने नारा दिया कि हमने 5 साल में यमुना साफ करनी है। उसमें सबसे ज्यादा दायित्व हरियाणा का है और हम उस दायित्व को पूरा करेंगे। चलिए शैली चौधरी जी, शैली चौधरी, 26 हेल्थ मिनिस्टर। अध्यक्ष जी, सबसे पहले शैली चौधरी जी ने पूछी है कि सिविल अस्पताल नारायणगढ़ में कितने रेफरल्स आते हैं, तो मेरा जवाब यहाँ है जी कि हमारे पास रेफरल के लिए इमरजेंसी में सिर्फ 1,120 लोग रेफ़र किए गए हैं और आईपीडी में 371। उनके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि सिविल अस्पताल नारायणगढ़ जो है 2018 में 50 बिस्तर से 100 बिस्तर में तब्दील हो गया था और इसकी बिल्डिंग आज खड़ी हो गई है, बन गई है
और इसमें 3 जनरल वार्ड बने हैं, 11 प्राइवेट कमरे बने हैं, एक VIP वार्ड बना है, एक माइनर OT बना है, डायलिसिस वार्ड, पीडियाट्रिक वार्ड, प्री एंड पोस्ट डिलीवरी वार्ड, लेबर रूम, फोटोथेरेपी रूम, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, गैस लाइन और सोलर। इसके साथ साथ नारायणगढ़ में एक ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट भी बन चुका है। यहाँ पे स्टाफ, डॉक्टर्स और स्टाफ में बहुत बेहतरीन तब्दीली आई है और इसमें 15 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, जिनमें रेडियोलॉजी, आई, पैथोलॉजी, एनेस्थीसिया, OBGY और पीडियाट्रिक्स भी पोस्टेड हैं आज के दिन। इसके साथ साथ इक्विपमेंट्स में हमारी सरकार ने मेडिकल इक्विपमेंट में कंप्यूटराइज एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर वगैरह भी प्रदान किए हैं और हम प्रोसेस में हैं प्रोक्योर करने के लिए कि फैको मशीन, आर्थोस्कोपी सेट, मल्टीपैरा मॉनिटर्स, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन और ऑर्थो OT टेबल, HbA1 एनालाइजर भी हम जल्द से जल्द खरीदें। साथ साथ डायलिसिस के लिए भी PPP मोड पे हम इस SDH को भी, बाकी जो SDH हैं जिनके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नारायणगढ़ भी उसमें इंक्लूडेड है और CT और MRI की मशीन्स के लिए भी PPP मोड पे हम चल रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैंने पूछा है, अच्छी बात है कि हॉस्पिटल को बढ़ाया जा रहा है और उसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन मैंने मंत्री जी से अभी ये पूछा है, जो हॉस्पिटल चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ डॉक्टरों की बहुत कमी है। मैं बार बार ये मुद्दा उठाती हूँ, 43 डॉक्टर होने चाहिए के पद है। ये सारा आपने भनकपुर का भी बताया था, उसमें 4 हैं। ये सारी सूची यहाँ पे दी हुई है। द बी पार्ट, एक सेकंड विधायक जी, एक सेकंड, एक बार जवाब सुन लीजिए, एक सेकंड। बी पार्ट है, these tube wells have been installed as per technical feasibility at site. C, remaining 3 shallow tube wells, that is 2 in village Mola and 1 in Harfala, would be installed after end of this ongoing monsoon season. Scheme for installation of shallow tube wells in village Nangla Jogyan was not prepared as no demand was received from farmers of this village. D, installation of remaining 3 shallow tube wells in village Mola and Harfala will be completed by 31/12/25. अध्यक्ष महोदय, सरकार जो खर्चा कर रही है उसका कोई फायदा नहीं। जब तक वो पानी जो ट्यूबवेल को निकल रहा है उनको जब तक गौछी लिंक ड्रेन में नहीं डाला जाएगा, वो वही के वही निकाल के वही नाली में डाल रहे हैं। देवतिया जी, एक बार आप चेक करा लेना, मंत्री जी ने कहा कुछ जगह के हो चुके हैं, कुछ जगह की डिमांड नहीं आई, तो वो भी आप चेक कर लेना। और सर, ड्रेन में डालने का वो प्रपोजल, ठीक सर, अभी क्योंकि ये ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि मॉनसून सीजन चल रहा है, ये ऑपरेशनल होंगे। और आपसे पूछा भी गया था भनकपुर विलेज के बारे में, खास तौर पे आपसे विधायक जी मिला था, तो उसके बाद उन्होंने एक ट्यूबवेल के लिए संपर्क किया था, वो कह रहे केवल एक रहा है जी, लेकिन 4 मेरी सूची में 4 है वहाँ पे। उनसे कह देना वो संपर्क कर ले, हम बता देंगे जहाँ दोबारा फिर से कर लेना चर्चा, रेगुलर करते ही रहना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू। सरदार मनदीप चट्ठा। 28 answers been laid on the table of the house, sir. Ma'am, I'm quite satisfied with your reply that rehabilitation work of the above mentioned miners is likely to be completed up to 31st of December. But ma'am, I would like to say it's also written over here that the file is still to obtain administrative approval. तो administrative approval के लिए मैम बहुत महीनों से we are trying, our people are trying. So kindly please look into it and personally देखना कि फाइल हमारी जल्दी अप्रूव हो, otherwise it will be kept pending. Sir, माननीय मुख्यमंत्री जी has already taken personal note of this and this shall be done. Proposal, I'm happy that you acknowledge that. Thank you very much. ये संदोला माइनर के लिए 3.5 करोड़ एंड गुमथला माइनर के लिए 4.40 करोड़ have been, they are under consideration and they will be approved. ठीक है। श्री कपूर सिंह। पर्सन संख्या 29। Sir, the papers laid on the table of the house.
अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा में पिछले दिनों भारी बारिश के कारण बड़ी भारी दिक्कत आई और भिवानी घग्गर ड्रेन है जो उसकी रिपेयर ना होना और उसका लेवल की वजह से जो 4-5 जगह ऐसे वो टूट गई थी, जिसे 20-25 गांव में फसल बर्बाद होगी। अन्नदाता बड़ी संकट में है, 1 महीने से बड़ी भारी दिक्कत है, क्योंकि भारत हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा किसान ने जो फसल उगाई थी वो ड्रेन का लेवल ना होने के कारण और उसकी सफाई व्यवस्था और उसका सिस्टम ना होने के कारण वो 4-5 गांव में टूटने से गांव में ही पानी घुस गया और पूरे जो फसल थी हमारी विधानसभा में 10-15 गांवों में तो बिल्कुल ही खराब होगी। मैं मंत्री जी से कहूँगा, सबसे कम पानी, जब पानी की जरूरत होती है तो मेरे विधानसभा में सबसे कम पानी कम आता है और आज जरूरत नहीं, तो आज जो जरूरत नहीं थी तो आज मेरे सबसे ज़्यादा है। तो जो मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रार्थना करूँगा कि जो भिवानी घग्गर ड्रेन है उसका लेवल करवा करके और उसको पानी की व्यवस्था आगे करवाई जाए, ताकि भविष्य में आने वाले समय में भी किसान संकट में ना आए, दिक्कत में ना आए, क्योंकि भिवानी चौधरी बंसीलाल जी की कर्म भूमि है, जन्म भूमि है। और मंत्री जी से मैं ये प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद सर। ये उत्तर 2 भागों में है। एक तो है नहीं सर, इस क्षेत्र में कुल जो आपने पूछा था क्वेश्चन का, जो 21 जो वहाँ पे माइनर्स हैं, ख़ास तौर पे बलियाली और उमरा के बारे में जिक्र आया था। और ये जो है इसमें पानी अभी तक अंतिम छोर तक पहुँच रहा है और इसके अंदर जो है टेक्निकली इसको अप्रूव करवा के इसकी सारी जो मरम्मत जो है 26-27 फाइनेंशियल ईयर में इसकी संभावना है वो शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके अलावा जो हमारे तरफ की जो सुंदर ब्रांच है, भुरताना ब्रांच है और ये सारी जो हैं, ये टेल पे जो हमारे इलाके जो पड़ते हैं वहाँ सारी की सारी जो माइनर्स हैं वो सब की सब ठीक होंगी सर। थोड़ा टाइम तो लगेगा। एक बात और मेरी, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा, जो हमारी सुंदर ब्रांच है, सुंदर ब्रांच का पानी टेल तक तो आज तक भी नहीं पहुंचा है सर। बड़ी भारी दिक्कत, इसका तो आंदोलन उनका आ गया। तो मैं आपसे अलग से चर्चा कर लें आप। ठीक है सर, मैं तो ये प्रपोजल चर्चा करते रहना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अशोक अरोड़ा जी। 30 अध्यक्ष महोदय। हाँ महोदय, केवीडी रोड के सुधार के लिए दिव्य नगर परियोजना सेक्टर 10 में 6 पार्किंग स्थलों का विकास किया जा रहा है। क्रमशः अप्रैल 2026 तथा मई 2026 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है। जी अरोड़ा। स्पीकर साहब, कुरुक्षेत्र एक धार्मिक नगरी है और यहाँ पर समय समय पे धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन होते हैं और गीता जयंती का जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है वो अब एक बहुत बड़ा स्वरूप ले चुका है और उसमें आने वाले यात्रियों से और जो लोकल लोग हैं, कुरुक्षेत्र में जब गीता जयंती होती है लगभग 1 महीना पूरा शहर जाम हो जाता है, सड़कों पे चलने की जगह नहीं होती। ये ठीक है कि अच्छी बात है कि पार्किंग की व्यवस्था सेक्टर 10 में कर रहे हो, परंतु सेक्टर 10 की जो पार्किंग की व्यवस्था है स्पीकर सर, वो ब्रह्म सरोवर से 3-4 किलोमीटर दूर है। मेरा तो ये प्रश्न है स्पीकर सर कि शहर के जाम की स्थिति को देखते हुए सरकार जो व्यवस्था करती है, जो जैसे हैवी ट्रैफिक है वो साथ लगते गांव मिर्जापुर है, दयालपुर है, आलमपुर है, वहां से निकालती है। वहां सड़कें बहुत छोटी हैं, जहां सड़कों पे शहर में जाम लगता है, गांव में भी जाम लगता है। तो क्या शहर मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि क्या कोई ऐसी योजना है जिससे ये सड़कें भी चौड़ी हों और कुरुक्षेत्र ढांड रोड अगर डबल हो जाए और पार्किंग की व्यवस्था ब्रह्म सरोवर के नजदीक हो जाए, तो क्या ऐसी योजना पे सरकार विचार करेगी? और कुरुक्षेत्र की जो मेन बात है, एक बाईपास, इसका सबसे बड़ा हल तो है बाईपास, परंतु जब तक बाईपास नहीं बनता तो क्या इन सड़कों को चौड़ा करना और ब्रह्म सरोवर के नजदीक पार्किंग को बनाने की सरकार की कोई योजना विचाराधीन है या नहीं? ये मुख्यमंत्री से मैं कहता हूं।
अध्यक्ष महोदय, माननीय अशोक अरोड़ा जी ने ये पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए बड़े अहम की बात है। 23/9/2024 को केंद्रीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और हरियाणा के मुख्यमंत्री की जो बैठक हुई, इसमें हमारा जो 65 किलोमीटर का यमुनानगर, रादौर, लाडवा, कुरुक्षेत्र, पेवा, जो कुरुक्षेत्र और पेवा शहरों से गुजरता जो रोड, इसके लिए मंजूरी दी गई है। डीपीआर तैयार हो गई है, बहुत जल्दी स्वीकृति मिल चुकी है, ऐसा काम शुरू हो जाएगा। सेकेंडली, अशोक जी ने पूछा कि शहर के बीच में कंजस्टेड हो जाता है, तो इसके लिए जो 100 फुटा रोड है, लगभग 3.25 किलोमीटर है, इसके लिए 11 करोड़ की लागत से साइकिल ट्रैक और पैदल चलने का स्वीकृति शुरू हो चुकी। HSV पर काम करके जो ब्रह्म सरोवर के शटल के बिल्कुल नजदीक है, इस पर भी कार्य शुरू हो जाएगा। स्पीकर सर, ये ठीक है कि जैसे मंत्री जी ने बताया कि बाईपास के लिए गडकरी जी ने कहा था, परंतु पिछले दिनों जब कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की मीटिंग हुई, तो उसमें जब रिंग रोड की बात आई तो मैंने वहां पूछा कि आप रिंग रोड की योजना लेके आए 2041 में, तो बाईपास की भी घोषणा हो चुकी है, तो कहीं इसमें आपस में टकराव ना हो। तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास इसकी कोई मंजूरी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि बाईपास जब तक ठीक है बनना चाहिए, अच्छी बात है, हम तो कहते हैं कि बाईपास बने, और मुख्यमंत्री से उम्मीद भी कुरुक्षेत्र के रखते हैं क्योंकि सीएम सिटी है, सीएम सिटी में बनेगा तो अच्छी बात है, हमें भी मुख्यमंत्री के पैदा हो। परंतु जब तक नहीं बनता, मेरा ये गांव में भी जाम हो जाता है, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आप उन सड़कों को चौड़ा करने के लिए कह दो। जी मंत्री। अध्यक्ष जी, जैसे प्रधान जी अशोक अरोड़ा जी ने कहा, फिलहाल जो हमारी नई अनाज मंडी है जो बिल्कुल साथ ही है, उसमें लगभग 18 से 2000 बसें खड़ी हो सकती हैं और 5 से 7 हजार छोटे साधन वहाँ खड़े हो सकते हैं। इसलिए अब की बार जो जयंती मनाई गई, तो उसमें किसी प्रकार की कोई यातायात आने जाने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो जैसे प्रधान जी ने कहा कि समय समय पर मीटिंगें होती रहती हैं, तो इसलिए निश्चित तौर से कुरुक्षेत्र हमारे सब के लिए, पूरे हाउस के लिए सम्मानित स्थल है, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको तो प्रधान जी भी कह रहे हैं, आपको तो वो प्रधान जी भी कह रहे हैं, बहुत लंबे समय तक इनका प्रधान 11 करोड़ अच्छी बात है, मंत्री 11 करोड़ की लागत से, परंतु मैं तो ये सर प्रपोजल दोबारा देखो, उस नाते अधिकार के नाते कह रहा हूँ कि सड़कें चौड़ी कर लो ताकि गांव में भी जाम ना लगे, ये कह रहा हूँ, ताकि जाम से लोगों को राहत मिले। ठीक है, रिश्तेदार चिंता ना कर, सारा काम कर देंगे। चलिए, भारत भूषण बत्रा जी। भारत भूषण जी। हाँ जी स्पीकर सर, 31 जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो 3 भाग में है कि राजीव गांधी खेल परिसर रोहतक में कई सुविधाएं वास्तव में मरम्मत की आवश्यकता है। हमने खेल विभाग ने 25 करोड़ रुपए का एक अनुमानित अमाउंट, जिसके लिए सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, जिसकी 17 करोड़ की लागत से वो बनेगा, एक सिंथेटिक हॉकी ट्रफ जो 8 करोड़ 36 लाख रुपए का एक एस्टिमेटेड बनाया है, और खेल परिसर में जो सुविधाएं हैं, स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट या वाटर कूलर, हाई मास्ट लाइट्स, एयर कंडीशन, उसकी मरम्मत के लिए 8 करोड़ 81 लाख रुपए का अनुमानित ब्यौरा पीडब्ल्यूडी विभाग में विचाराधीन है। इस प्रकार से इसमें जल्दी हम इसका सुधार करने के लिए अग्रसर बढ़ेंगे। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी जिसमें हरियाणा में पूरे मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन के लिए 114 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं पीडब्ल्यूडी को। उसमें 2 करोड़ रुपए 21 लाख रुपए सिर्फ रोहतक के लिए, इसमें मेंटेनेंस के लिए दिया है, बाकी विचाराधीन है जो मैंने आपको जिक्र किया। और दूसरा जो प्रस्ताव माननीय सदस्य जी का
कि 2019 से 2025 तक स्टेडियम में क्या खर्चा हुआ है। 2019 से 22 तक ये स्टेडियम HSVP पे था, 22 के बाद ये खेल विभाग में आया है। HSVP ने 2.5 करोड़ रुपए इस पे 19 से लेके 22 तक आवंटित किए थे और खेल विभाग ने 22 से 25 तक 99 लाख रुपए इस पे खर्च कर चुके हैं। तीसरा प्रश्न, जो स्टेडियम है उसको राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा देने की बात थी। मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि उसमें नेशनल लेवल की एकेडमी एक्सीलेंस सेंटर ऑलरेडी चला हुआ है, जो पहले से ही भारत के सबसे बड़ा एक्सीलेंस सेंटर रोहतक खेल परिसर में ही है, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी जैसे जिनको मिला हुआ वो कोच वहां पर लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि वो उस एक्सीलेंस सेंटर से बहुत मेडल भी पिछले कई सालों में आ चुके हैं और अभी मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव की जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्कीम आई है, उसमें भी रोहतक खेल परिसर को जोड़ा जाएगा और बहुत 17 से ज़्यादा कोचेज हों या स्पोर्ट्स साइंसेज की चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन के हों, हर प्रकार के उसमें कोच से लेकर हमारे अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। बाकी कुछ जी बताइए। मंत्री जी का धन्यवाद तो करूंगा कि यंग मंत्री हैं और थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे, लेकिन वास्तव में स्थिति बड़ी डिफरेंट है। 2013-14 के अंदर जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, 112 एकड़ के अंदर राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम बना और सारे हरियाणा में 112 एकड़ में कोई भी स्टेडियम नहीं है और सभी फैसिलिटीज के साथ वो स्टेडियम बना और उस स्टेडियम में इतनी खस्ता हालत है कि मैं फोटो जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी दूंगा, मंत्री जी को मैंने पहले फोटो दी है। फोटो देख के बता दे कि उसकी क्या हालत है, उसमें किस है। ये कोई 25 करोड़ की प्रपोजल से नहीं होगा, ये किसी हालत में ठीक नहीं होगा और इसका विस्तार और इसकी मेंटेनेंस की जानी चाहिए। और सरकार इसी सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर की बात भी की। इतनी बड़ी हमारे पास धरोहर है, इसको स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर डिक्लेयर कीजिए। 112 एकड़ तो कहीं भी नहीं है, ना फरीदाबाद है, ना पंचकुला है, ना कुरुक्षेत्र है, कहाँ भी नहीं है। सब कुछ है, सरकार के पैसे लगे हुए हैं। और आप 15 अगस्त को वहां पर गए थे, आपने वहां की हालत देखी, जिस स्टेडियम के अंदर बैठे थे उस स्टेडियम की कुर्सियों की हालत भी आपने देखी होगी और जो अखबारों में भी उसके छपा। और इसके बाद सरकार ने ये ठीक कहा कि भी हम 2 ट्रैक बना रहे हैं। मैं सामने मंत्री जी को दिखाता हूँ, स्पीकर साहब को भी मैं प्रश्न पूछता हूँ। ये कैटेगरी हाल देखो, ठीक है, आप सप्लीमेंट्री पूछिए। मैं बस 2 मिनट से एक मिनट। ये आर्ची कोर्ट में एक गंदा सा गद्दा रखा हुआ है आर्ची उसके बनाने के लिए। उसके बाद ये है जी वॉलीबॉल ग्राउंड। जी सप्लीमेंट्री पूछिए, ये तो आपके प्रश्न का हिस्सा है, सप्लीमेंट्री पूछिए। इसके अलावा और भी है, मैंने टॉयलेट्स के फोटो दिए, चेंजिंग रोड के फोटो दिए। मेरी सप्लीमेंट्री सबसे बात ये है कि जब हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करते हैं उसके लिए तो बात करते हैं, पर जो ऑलरेडी हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्योंकि सबसे बड़ा कारण मैं संकोच नहीं करूंगा क्योंकि ये स्पोर्ट्स स्टेडियम रोहतक के अंदर है। टोटल 6 साल के अंदर 84 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए खर्च करना इतने बड़े स्टेडियम के ऊपर, आप इस बात के देख सकते हैं। और हरियाणा प्रांत एक सारा एक प्रतिभा सप्लीमेंट्री क्या है? सप्लीमेंट्री है कि मैंने कहा है कि इसको नेशनल लेवल का स्टेडियम डिक्लेयर किया जाए। चलिए मंत्री जी, इसमें सरकार को क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है बताइए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भारत का पहला एक साई के पास हमने किराए पे दिया हुआ है 6 बॉक्सिंग पूरे भारत में सिर्फ रोहतक के अंदर है। और साई को आपने नेशनल दिया था, हमने एक्सीलेंस सेंटर उसको 2020 में डिक्लेयर कराया। हमारी सरकार नेशनल एक्सीलेंस भारत का सबसे बड़ा एक्सीलेंस सेंटर वहीं पे है। ठीक है, बत्रा जी वो जवाब दे रहे हैं, जो वो बता रहे हैं क्या जो मूलभूत सुविधाओं की बात माननीय सदस्य ने करी है।
उसके लिए कुछ पैसा अलॉट हो गया, 15 दिन में उसके लिए टेंडर लग जाएगा, जो हमारी पीडब्ल्यूडी को दे दिया। बाकी जो चलिए, श्री बलराम दांगी। आपका श्री बलराम दांगी। स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 32। माननीय कृषि मंत्री। स्पीकर सर, विधायक जी ने ये पूछा, मदीना लाखन माजरा रोहतक मंडी के साथ अटैच है। जी हाँ श्रीमान जी, ये तो है, लेकिन दूसरा सवाल ये पूछा, मदीना और लाखन माजरा मैम के अंदर जोड़ने की बात इन्होंने कही, लेकिन श्रीमान जी अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को और सरकार से ये बात कहना चाहूँगा, जब सरकार ये मानती है कि दोनों के प्रशासनिक कार्य एसडीएम मैम के साथ जुड़े हुए हैं, सारे उनके अंतर्गत आते हैं, तो सारा ये भी मंडियों को भी अगर मैम के उसमें कर दिया जाए एसडीएम के उसमें, तो इसमें दिक्कत क्या है? और आपको मैं बताना चाहूँगा कि दिक्कत क्या आती है, ये रोहतक के उसके साथ है। तो इसमें स्पीकर सर, वर्तमान व्यवस्था के कारण किसानों, आढ़तियों तथा स्थानीय लोगों को गेहूं आदि की खरीद फरोख्त के कार्य हेतु मार्केट कमेटी रोहतक के चक्कर काटने पड़ते हैं। साथ ही यह भी है, लाखन माजरा और मदीना रोहतक से दूरी 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर की है। तो मैं ये निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि उनको भी यहाँ पे जोड़ा जाए, और खरीद के लिए लाखन माजरा गांव को मैं ये कहना चाहूँगा, मार्केट कमेटी रोहतक के क्षेत्राधिकार से बाहर करके मार्केट कमेटी मैम के अधीन शामिल किया जाए, और लाखन माजरा को एक सब यार्ड घोषित किया जाए, ताकि वहाँ पर दुकानें बने और आढ़तियों को भी और किसानों को भी इसका फायदा हो। मैम मंडी के दोनों प्रवेश द्वारों पर स्पीकर सर, ये बहुत भारी दिक्कत है किसानों के लिए, वो बाहर बलराम जी, ये तो आप डिमांड कर रहे हैं, आपका कोई सप्लीमेंट्री है इससे? सप्लीमेंट्री है सर, ये सप्लीमेंट्री, तो उसमें वहां पर भी धर्मकाटे स्थापित किए जाएं। और मदीना गांव आप देखोगे, आसपास के इन लाखन माजरा और मदीना गांव दोनों ही एक सेंटर है, आसपास के 10-10, 12-12 गांवों के, वहां पर लोग एक मंडिया, मतलब एक बड़ी मंडी वहां पर दोनों गांवों में जरूरत है। तो इसलिए मेरी आपसे निवेदन है, वहां पर ये दोनों मंडियां बनवाई जाए, और पंचायत की तरफ से भी जमीन इसमें उपलब्ध करा दी जाएगी। ये अलग स्पीकर सर, ये बात ठीक है, ये मैम के सब डिवीजन के अंदर है, तो 9 गाँव मदीना और लाखन माजरा, कोई प्रस्ताव आएगा तभी तो विचार करेंगे। ठीक, मैंने रख दिया फ्लोर ऑफ द हाउस। नहीं, वैसा नहीं है, यहाँ नहीं है, वो अलग से अभी वो आपको बोल रहे हैं। ठीक है सर, वो भी है तो आप मंत्री जी को भिजवा देंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कृष्ण कुमार। ऑनरेबल स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 33। मंत्री। स्पीकर सर, छात्रावास की बात की है सम्मानित सदस्य ने, क्या निर्माण कार्य कब शुरू होगा, कब पूरा किए जाने की संभावना है? सर, कहीं से कहीं तक कोई संभावना ना शुरू होने की है ना पूरा होने की, क्योंकि कोई सरकार के पास ऐसा मामला विचाराधीन ही नहीं है। सर, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एजुकेशन मिनिस्टर से प्रार्थना है, क्योंकि पब्लिक की डिमांड खुद अलग से जाना पड़ेगा, तो अगर ऐसा कोई विस्तार, धन्यवाद। चलिए, श्री भगवान दास। श्रीमती गीता बुक्कल, एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 35 सर। माननीय अच्छा, भगवान दास जी, सॉरी, श्री भगवान दास जी। क्वेश्चन नंबर 34। अर्बन लोकल बॉडी। सर, पूरा डिटेल में विवरण पटल पर रख दिया गया है जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरी निवेदन भी है कि चाहे प्रदेश की नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या नगर निगम हो, जो कर्मचारियों की संख्या है वो उनके कार्यभार के अनुसार बहुत कम है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा मंत्री से कि आज शहरों का विस्तार काफ़ी हो चुका है, आबादी बढ़ चुकी है, नई नई कॉलोनियाँ, बस्तियाँ बच चुकी हैं, तो कृपा करके इनमें
चाहे अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से इन कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि सफाई की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से इन शहरों में हो सके। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो पूरे प्रदेश की यार्डस्टिक के हिसाब से 28,601 कर्मचारी अभी पूरे जो नगर निकाय के अंदर काम कर रहे हैं, और जो हमारे विधायक जी ने जो चिंता की है उसे मैं बताना चाहता हूं। उसके अलावा डोर टू डोर कलेक्शन के भी ठेके अलग अलग प्राइवेट एजेंसीज को दे रखे हैं, जो घर घर जाकर कूड़ा उठाने का काम करते हैं। अगर कहीं पर्टिकुलर जगह पर विधायक जी को लगता है कि इनके क्षेत्र के अंदर 3 नीलोखेड़ी, तरावड़ी और नीसिंग जो है कमेटियां आती हैं, तो अगर उनके अंदर कहीं कोई ऐसा लगता है 2-4 कर्मचारियों की कम ज्यादा की जरूरत है, तो वो एक बार लिख कर दे दें, उस पर एक बार विचार करें। इन नगर पालिकाओं में जरूरत है। ठीक है, आप लिख कर दे दीजिए। गीता जी, क्वेश्चन नंबर 35 सर। अध्यक्ष महोदय, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न मेरा लगा था अनसेफ जो बिल्डिंग्स हमारी झज्जर विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनकी लंबे समय से 7-8 साल पहले से बिल्डिंग्स अनसेफ डिक्लेयर हो गई और विभाग द्वारा अनसेफ करने के बाद उनको डेमोलिश भी कर दिया गया है। मंत्री जी ने कहा कि जवाब जो है वो पटल पर रखा गया है। मंत्री जी, मैं आपसे ज़रूर कहना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ, हमारे जो शिक्षा के मंदिर अनसेफ हो गए, जिस दिन राजस्थान में घटना हुई थी उस दिन मैंने माननीय मंत्री जी को फ़ोन भी किया, वीडियोस भी भेजी, फोटोज़ भी भेजी कि हमारे क्षेत्र के स्कूल ऐसे हैं जो कि अनसेफ डिक्लेयर हो गए और ज़बरदस्त बारिश हो रही है और बच्चे बारिश में ही उनकी कक्षा उस समय चल रही थी। तो अध्यक्ष महोदय, एक तो हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट माना भी, और उस पर जो कार्रवाई करने की बात है उस पर जितनी तेजी होनी है उतनी तेजी करके हम लोग उसको करेंगे, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। मगर छात्रों की संख्या क्या है? देखो, अगर मैं ये कहूँ कि आपका बदाणी में कुल 82 छात्र हैं और जिसमें 9 रूम है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट हैं, 13 रूम है जो कंडम घोषित हुए हैं और उनके लिए एक राशि है वो भी मंजूर की। लगभग इसी तरह की परिस्थिति सब जगह है। मगर रूम की कमी कहीं नहीं है। जहां है वहां का आपकी मेरी बात हुई थी मैम, हमने उसको चेंज किया है। बाकी सब जगह, अब मान लीजिए आपने जैसे धाना की बात करी, धनिर्वास की बात की, मैं वहां पे एक जगह 48 बालक है, एक जगह 23 बालक है, वहां पे 5 कमरे एक जगह पे है, 6 कमरे एक जगह पे हैं, 6 कमरे एक जगह पे। मैं निवेदन कर रहा हूं सर, देखो रूम्स की जहां भी कमी है पहले हम प्रायोरिटी पे उसको करवा रहे हैं, और जो कंडम हालात के जो स्कूल हैं, स्थिति जिनकी है, उनका बहुत जल्दी उनकी राशि भी हम लोग वितरित कर रहे हैं और जिनका टेंडर होना है उसका टेंडर भी बहुत जल्दी करके उस काम को भी शुरू करा है। स्कूल हमारे झज्जर के बंद किए जा चुके हैं और बालकों की संख्या तो 0 हो जाएगी अगर अनसेफ बिल्डिंग अनसेफ बिल्डिंग। नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको टाइम बाउंड मैनर में कृपया इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देके, एक स्कूल में आपने बच्चों को शिफ्ट किया है, ये समस्या का समाधान नहीं है। कृपया बिल्डिंग को डेमोलिश करा के नहीं बना देंगे, हम आपका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद सर। ठीक। श्री सतपाल जांबा सर, क्वेश्चन नंबर 36। सर, राज्य के तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 5 जो हरियाणा पर राज्य पर लागू है, इस धारा के तहत नीति प्रावधानों के अनुसार उस क्षेत्र का प्रशासनिक दक्षता और निवासियों द्वारा पहुंच की सुविधा के लिए नए प्रशासनिक इकाइयां जैसे जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसीलें समय समय पर गठित की जाती है। इसमें बहुत ही लिबरल जो है एटीट्यूड अपनाया जाता है। तो माननीय सदस्य की तरफ से भी 28/5/2025 को जो राज्य पुनर्गठन समिति है उसके तहत जो इनका एप्लीकेशन है वो विचाराधीन है। जैसे ही उस पर टाइम आएगा सिंपैथेटिकली उस पर विचार किया जाएगा, उसमें करने की कोशिश। ठीक है सर, थैंक यू। श्री रणधीर पनिहार, क्वेश्चन संख्या 37। So the answers laid on the table of the House. अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न आपके बीच में आपके माध्यम से रखा,
ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं पहले भी सदन में बात रख चुका हूं, क्योंकि जब ये ड्रेन जिस वक्त बनी उस वक्त अध्यक्ष महोदय 400 क्यूसेक की ड्रेन बनी थी, और इसमें न केवल इस बार बल्कि पिछले सालों में भी लगातार 1000 क्यूसेक के आसपास पानी, और इस बार तो इतना बढ़ गया था पानी, चाहे वो भिवानी के क्षेत्र का पानी था, रोहतक का था, जींद का था, और इस ड्रेन में इतना पानी का बहाव था कि हमारे इलाके के लोग इतने भयभीत थे और लगभग 1200-1300 क्यूसेक पानी आ गया। इस वजह से मेरे क्षेत्र के हमारे न केवल नड़वा बल्कि आदमपुर क्षेत्र के गाँव में इस प्रकार के हालात हो गए थे कि वहाँ लोग अपने पलायन करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि किनारे टूटने को थे। और वहाँ के सरपंच साहिबान, जैसे हमारा चाहे गंगवा का सरपंच रहा, पातन टोकस का, आर्यनगर और हमारे हिंदवान आदि के जो सरपंचों ने बड़ा लगातार प्रयास करके उस ट्रेन को जिस तरह से लोगों को साथ लेकर के बांधने का प्रयास जहाँ किया, वहाँ हमारे अधिकारियों ने दूसरी जो हमारे भाखड़ा सिस्टम है उसमें पानी डालने के लिए जब उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्थाएं की, तब सर मैं छोटा करूंगा, व्यवस्थाएं इस प्रकार की जिससे वो लोग डूबने से तो बच गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से हमारी सहायता की, मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा। श्रुति जी, मैं कहना चाहूंगा कि आज ये अवसर बहुत अच्छा है। आपका एक ऐसा चौधरी बंसीलाल जी और भजनलाल जी का सपना भी पूरा हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बैठे हैं, इन लोग इनका जो विकसित भारत का जो सपना है, मैं सर एक सेकंड बताऊंगा, इस पानी से सर इसकी ड्रेन की जो कैपेसिटी 1300 बढ़ाई जाए, जिससे कि वहाँ हमारा 60,000 क्षेत्र है, 60,000 एकड़ का क्षेत्र है जो डेजर्ट पड़ा है। ये पानी अगर वहाँ जाएगा, जैसे बालसमंद है, बांडाहेड़ी है, बुढ़ाक है, हमारे इलाकों में सर ये पानी जब जाएगा तो उस डेजर्ट इलाके में नहरी पानी के रूप में उसको इस्तेमाल किसान करेंगे, तो नड़वा, आदमपुर और इलाहाबाद तक इसका लाभ होगा। मेरी ये प्रार्थना है कि कृपया करके इसको जो है बढ़ाने का काम करें। प्लीज शॉर्ट में। सर, अभी पूरे हमारे प्रदेश के अंदर ड्रेन से कोई खरीफ चैनल अभी नहीं बनाते, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये जो बनी है ये बहुत पहले की बनी हुई है, और जींद, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, इसका जो फ्लड वाटर मानसून के टाइम का ये चलती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी ये ड्रेन में से अभी खरीफ चैनल निकालने की अभी कोई ऐसा योजना नहीं है सरकार की, और इसका आगे डिस्कशन करना पड़ेगा। राम कुमार कश्यप, विषय नंबर 38। जी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, 5 वर्षों में करनाल जिले में 2020 से 24 तक 362 केस अभियोग के जांच के लिए ट्रांसफर किए हैं। इसके अलावा 5 वर्षों में 2020 से 24 करनाल जिले में 33 अभियोग के केस ट्रांसफर किए हैं, जो पटल पर रखे गए। स्पीकर सर, इसमें कुछ ऐसे केस भी हैं जो वहाँ का संबंधित का जो थाने का सचिव है या आईओ है उसको इन केसों को निपटा सकता था, परंतु इस प्रकार के केस भी कई हैं, जैसे ये 323 के हैं, 506 के हैं, 379 के केसेस हैं, ये भी ट्रांसफर किए। तो मेरा केवल इसमें यही अनुरोध रहेगा, जब इस प्रकार के केस जो ट्रांसफर किए जाते हैं, सचिव ने वो काम करना था नहीं किया, आईओ ने काम करना था नहीं किया, तो जब ट्रांसफर करते हैं तो उसकी क्या जवाबदेही होती है। तो मेरा इसमें इतना ही अनुरोध है, जब इस प्रकार के केस ट्रांसफर करें उसकी जो संबंधित अधिकारी की, कर्मचारी की जवाबदेही हो, और उसकी सूचना जो है संबंधित जिले के आईजी को की जाए, रिपोर्ट की जाए, और अगर जिले से बाहर ट्रांसफर हो रहा है उसकी रिपोर्ट जो है डीजीपी को करें। मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है। अध्यक्ष महोदय, केस टू केस जिस प्रकार से मिसिंग के केस हैं, 4 महीने के बाद ऑटोमेटिक इकोनॉमिक सेल में महिला थाने में उसको ऑटोमेटिक ट्रांसफर किया जाता है। छीना जब्ती जो चोरी के जो मामले हैं, यदि पेंडिंग एसएचओ के पास 4 महीने तक रहे तो उनको सीआईए को ट्रांसफर किया जाता है। इसके बावजूद जो केस ट्रांसफर होते हैं उसमें आईजी कुछ धाराएं ऐसी जो डीजी लेवल उनका वो चेक करता है, कुछ धाराएं ऐसी जिसमें आईजी यदि किसी ट्रांसफर की गई जो केस है उसमें कोई अनियमितता पाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। ठीक। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री जगमोहन आनंद विधायक ने पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि उनको
अपने नज़दीकी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए बाहर जाना है, इसलिए वो 25 अगस्त 2025 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते। इसी प्रकार श्री अनिल विज ऊर्जा मंत्री ने दूरभाष के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि उनके छोटे भाई राजेंद्र विज को पैरालिसिस का अटैक आने के कारण से जो फोर्टिस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं, उसके कारण वे आज दिनांक 25 अगस्त 2025 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते। इसी प्रकार श्री देवेंद्र अत्री विधायक ने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि उनकी माताजी की तबीयत खराब होने के कारण वे आज 25 अगस्त 2025 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री रामचंद्र जांगड़ा सांसद राज्यसभा, श्री लहरी सिंह पूर्व विधायक, श्री कृष्णमूर्ति हुड्डा पूर्व विधायक, श्री फूल सिंह खेड़ी पूर्व विधायक व डॉक्टर जयदीप आर्या अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन उनका स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, ये हर्ष का विषय है कि आज श्रीमती विनेश विधायक का जन्मदिन है। इस अवसर पर सदन की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई मैं देता हूं। ये सदन उनके स्वस्थ जीवन, उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना करता है। माननीय सदस्यगण, दिल्ली में प्रथम भारतीय श्री विट्ठल भाई जे पटेल के अध्यक्ष बनने की जयंती 24 और 25 अगस्त 2025 को मनाई जा रही है। मैंने भी कल उसके उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। श्री विट्ठल भाई जे पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे। उनका जन्म 10 सितंबर 1873 को गुजरात में हुआ था। वे कुशल राजनेता और संगठनकर्ता थे। श्री विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में याद किया जाता है। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने 24 अगस्त 1925 को सर ए वाइट से अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। उन्होंने अपने कार्यकाल में संसद की कार्रवाई को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया। उनका योगदान, उनके द्वारा किए गए संसदीय सुधार आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। उनका योगदान सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय राजनीति और प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी दृढ़ता और नेतृत्व ने उन्हें एक आदर्श अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया। सम्मेलन में यह भी तय हुआ कि श्री विट्ठल भाई पटेल की जीवनी को सभी विधान भवनों में प्रदर्शित किया जाए। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मास्टर टेकचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल हरसोला जिला कैथल के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। वो नाम मेंबर्स के नाम। जिन माननीय सदस्यगणों ने आज 0 आवर में भाग लेने के लिए अपना आवेदन भेजा था, उनमें ड्रॉ में जो नाम आए हैं वो नाम पढ़ के मैं सुनाता हूं। श्री जगमोहन आनंद विधायक, श्री मामन खान, श्री जरनैल सिंह, श्री ओम प्रकाश यादव, श्री कुलदीप वत्स, श्री अर्जुन चौटाला, श्री देवेंद्र कादियान, श्री उमेद सिंह, श्री निर्मल सिंह, श्री मनमोहन भडाना, श्री बलराम दांगी, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, श्री प्रमोद कुमार विज, श्री चंद्र प्रकाश विधायक, श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया। श्री जगमोहन आनंद आज अनुपस्थित हैं, तो अगला नाम श्रीमती पूजा, उसको इसमें जोड़ा जाता है। तो सभी माननीय सदस्यगणों को 3 मिनट का समय दिया जाएगा और समय का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि हमारा जो सत्र का पहला दिन था वो पूरा दिन हमारा उसका 0 आवर भी खत्म हो गया है। नहीं, वो दिन बढ़ गया, 1 घट गया, 1 - 1 0 कर दिया, तो कोई बात नहीं,
अभी इसका सदुपयोग करें और इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होगा। श्री मामन खान 3 मिनट सभी माननीय सदस्य घड़ी को देखकर अपना विषय रखें। धन्यवाद। स्पीकर सर, मैं हमारे यहाँ मंत्री जी बैठे हैं पंचायत के, मेरा सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मेवात में जितनी पंचायतें तावड़ू ब्लॉक को छोड़ के उनके साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है हमारे मेवात के सरपंचों के साथ। मैं बताता हूं, नहू जिले में सरकार ने 116 पंचायतों की फिरनी के रास्तों के टेंडर पोर्टल पर डाले थे इलेक्शन से पहले। उस जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ सारे टेंडर कैंसिल कर दिए गए। मैं सरकार से पूछता हूं ऐसा न्याय हमारे मेवात में सरपंचों के साथ क्यों किया जा रहा है, जबकि 96 टेंडर हुए थे। शिवधाम और चौपाल मरम्मत के जो फंड नहू, नगीना, फिरोजपुर, झिरका, पिनंगवा व पुनाना के ब्लॉकों के लिए पंचायतों को दिया था, सर उनको भी क्यों रोका गया, क्या कारण है? जबकि प्रदेश की सभी पंचायतों को फिरनी पक्के करने के, शिवधाम में कब्रिस्तान, चाहे उसके शमशान घाटों की 4 दीवारी साइड, सबको पैसे दिए गए। सर मेवात को छोड़ के ऐसा व्यवहार मेवात के साथ क्यों अपनाया जा रहा है? सर मॉडल तालाब जो परियोजनाएं थी उसके लिए भी टेंडर जारी किए थे। टेंडर जारी होने के बाद फंड उपलब्ध भी कराया था, मगर कुछ टाइम बाद वो टेंडर कैंसिल कर दिए गए। मैं ये कहता हूं सरकार से उनको दोबारा से कब स्टार्ट करें, कब टेंडर उसका करा दे ताकि हमारे मेवात का विकास हो सके। इसी तरह हरियाणा जिला नहू में ये समाज जो कम्युनिटी सेंटर, केंद्र, पार्क कम व्यायामशाला सबसे कम संख्या में है। स्पीकर सर, मंत्री जी सुन रहे हैं तो मेवात के लिए क्यों ये परियोजना क्यों लागू नहीं होती? मैं अभी तो सर टाइम है मेरे पास 1.5 मिनट, क्यों नहीं होती? और जबकि एक सर मटेरियल प्लस स्किल्ड लेबर की जो पेमेंट है सर, वो आज तक सरकार ने क्यों नहीं रोकी? विकास कैसे होगा? काम वहां हो जाता है, 2-2 साल पेमेंट नहीं होती। इसी तरह हमारे कुछ 42 पंचायत 2 साल से जो एसएफसी स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसका फंड सर 2-2 साल से रोका हुआ है। काम हो जाता है गांव में, सरपंच काम करा देता है, लेकिन यहां से सरकार पैसा क्यों नहीं भेजती, क्या कारण है? सर इसी तरह से सर मैं चाहता हूं सरकार को जो हमारे 42 पंचायतों के फंड रोका हुआ उसको दिया जाए। इसी तरह मनरेगा में काफी गांवों में पक्का काम किया हुआ है। मैं ये कहता हूं सर उन गांवों के जो काम किए हुए हैं सरपंचों ने, उनकी पेमेंट आज तक क्यों नहीं की जाती, क्या कारण है? कैसे विकास होगा? मेवात में यही तो है जो गरीब आदमियों को 100 दिन का जो जॉब मिल रही है। इसी तरह सर वेंगी में मैं ये कहता हूं सर जो वेंगी स्कीम है, जो हमको पैसा दिया जाता है सब विधायकों को, मैं चाहता हूं कि उनका टेंडर ना लगा के सरपंचों के सीधे अकाउंटों में जाए ताकि सर काम जल्दी हो जाए। ये टेंडर 6 बार कैंसिल होते हैं सर, काम नहीं होता है। तो मेरी आपसे आग्रह सर इस पे मेरी ध्यान दिया जाए। इसी तरह से सर एक रोड है पुराना से लेकर डोंडल तक, सर ससुराल भी डोंडल, मगर वो रोड बहुत टूटा हुआ है सर। उस रोड सर मैं आपके माध्यम से कुछ गरीबों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले सरकार ने जो मनरेगा स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जाती थी और वो आज बंद कर दी गई है। मनरेगा स्कीम गरीब आदमी की जीवन रेखा है। आज प्रदेश के अंदर गरीब आदमी जो है अपना जीवन यापन जो है मनरेगा के तहत बहुत सहारा गरीब आदमी को मिलता है और इसलिए ये मनरेगा स्कीम दोबारा जो है इसको चालू किया जाए ताकि गरीब आदमी का फायदा हो सके। दूसरी बात है विकलांग पेंशन की। अध्यक्ष जी, प्रदेश के अंदर जो हमारे प्रदेश के अंदर विकलांग हैं 70 से 100% तक, उनकी विकलांग पेंशन जो है कम से कम 5,000 रुपये की जानी चाहिए ताकि, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं होता बेचारे गरीब आदमी का, और विकलांग की पेंशन 5,000 रुपये होनी चाहिए और उनको बस का किराया जो है वो भी जो है माफ उनके पास बनने चाहिए ताकि जो है अपना बस में सफर फ्री कर सके। मिड डे मील के वर्कर्स जो हैं जो उनका बकाया सरकार की तरफ काफी रहता है
वो बकाया जो है मिड डे मील वर्कर का, वो बकाया सरकार देने का काम करे और 26,000 रुपये इनकी अपना वेतन जो है, इनको 26,000 रुपये कम से कम जो है मिड डे मील वर्कर को मिलना चाहिए। इसी तरह निर्माण मजदूर हैं, इनकी मजदूरी भी जो है बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आज महंगाई के दौर में हर आदमी को जो है अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये जो है निर्माण मजदूरों की भी अपना बढ़ानी चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है सरकार ने उसको, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो भी लागू करनी चाहिए। अब सरकार द्वारा पिछले दिनों गरीब आदमी को, क्योंकि सरकार बहुत लंबे चौड़े वादे करती है, सरकार द्वारा गरीब आदमियों को 100-100 गज के प्लाट देने का वादा किया। अब पीछे से लिस्ट आई है एक, हमारे रतिया ब्लॉक के अंदर 3 गांव के अंदर कमाना, भरपूर और रत्ताखेड़ा। कमाना के अंदर 500 एप्लीकेशन दी गई और जिसमें सिर्फ 10 ही लोगों के जो है मकान जो प्लाट के लिए मंजूर हुए। रत्ताखेड़ा में 7 हुए, भरपूर में भी 7 हुए और जहाँ की 150-200 लोग एप्लीकेशन आई। इसलिए जो है बहुत ही अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। मैं एक बहुत गंभीर विषय की तरफ सरकार का ध्यान दिलाऊंगा आपके माध्यम से। सरकार ने बीसी और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दे रखा है, लेकिन बीसी और ओबीसी ग्रुप के जो बच्चे राजस्थान में ब्याहे जाते हैं, उनकी जो ब्याहिता आती है, उनको हरियाणा प्रदेश के अंदर रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता। 10-10 साल हो जाती है शादी को, तो भी ये स्थिति पैदा हुई है केवल जब से हमने परिवार पहचान पत्र शुरू किए। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इसमें कहाँ त्रुटि है, कैसे इसको ठीक किया जाए, इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि वो इस लाभ से वंचित ना रहे। हरियाणा प्रदेश 4 तरफ से 5 तरफ से दूसरी स्टेटों से घिरा हुआ है, चारों तरफ ये स्थिति है। अगला, मेरे नारनौल कॉन्स्टिट्यूंसी में एक HSMB ने सड़क बनाए हुए 2 साल से ऊपर हो गए, नहर को क्रॉस करती है, नहर के ऊपर पुल नहीं बना है। विवाद है नहर विभाग और HSMB का, इसको जल्दी से जल्दी दूर करके ताकि सड़क पर लगाया हुआ पैसा भी काम आ सके। एक HSPP का STP प्लांट है, मेरी ये शिकायत है आपके माध्यम से कि ये HSPP का प्लांट अनट्रीटेड वाटर छोड़ देता है और उससे 8-10 गांवों को बड़ा नुकसान होता है। नूनी, शेखपुरा, बड़कोदा, शहरपुर, दुबलाना, खत्रीपुर, सागरपुर, इनके जोड़ लगभग खराब हो चुके हैं वो अनट्रीटेड वाटर जाने से। मैं पिछली बार भी सेशन के अंदर ये बात उठाई थी कि हमारे नारनौल शहर की एक भी कॉलोनी आज तक अप्रूव नहीं हुई है। हरियाणा सरकार ने सभी शहरों की कॉलोनीज को अप्रूव करने का काम किया है, लेकिन नारनौल शहर की एक भी कॉलोनी आज तक अप्रूव नहीं हुई है। इसके ऊपर सरकार संज्ञान ले। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, है नहीं वो अभी यहाँ, कि नारनौल की कॉलोनीज को रेगुलर कराने का काम करें। नारनौल शहर के बीच में एक सड़क नाला है, सड़क नदी कहते थे, अब उसको नाला भी कह देते हैं। तो इसके सौंदर्यीकरण का कार्य सरकार ने किया है, बहुत अच्छा है, लेकिन 200 मीटर का कार्य तो इसके अंदर पेंडिंग रह गया और 300 मीटर इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब शहर बढ़ गया है। स्वामित्व योजना के तहत भी नारनौल शहर में 10% भी कार्य नहीं हुआ है। सरकार को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। एक पिछली योजना में भी उठाया था, अमृत 2 योजना के तहत ना पीने के पानी का ना सीवर का नारनौल के अंदर एक पैसा भी नहीं गया है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। विधायक मेरी आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है, अनुरोध है जन स्वास्थ्य मंत्री से कि वो जल्दी। अर्जुन चौटाला जी, देवेंद्र कादियान जी,
अध्यक्ष जी, कुछ मेरी विधानसभा से संबंधित कुछ कार्य जो मैंने पिछले सेशन में भी दिए थे, जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, ना ही उनकी स्थिति का पता लग रहा है। एक तो हमारे गन्नौर को नगर परिषद बनाया जाए, ये विषय मैंने पीछे रखा था, और हमारे साथ के कई अभी हरियाणा में कई हमारी जो नगर पालिकाएँ हैं उनको नगर परिषद बनाया गया है। एक मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। दूसरा, हमारा गवर्नमेंट कॉलेज जो काफ़ी दिनों से जिसकी जो भवन बनना है वो अभी हमारा काम रुका हुआ है। बच्चे एक छोटी सी बिल्डिंग में वहाँ पढ़ रहे हैं। बारिश के मौसम में मैं आपको बता नहीं सकता वहाँ के हालात। कई बार मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे खुद में महसूस होता है कि हिम्मत नहीं होती वहाँ जाने की, ऐसे हालात हैं। वहाँ को ज़मीन का इशू था हमारे नगर पालिका में, उसका हमने बीच का रास्ता एक निकाला है। हमारे साथ में नगर पालिका के पंचायत है बड़ी, वहाँ पे हमारे पास एक लैंड का टुकड़ा है और हमने पंचायत से उसका प्रपोजल बना के भेजा है। आपके माध्यम से निवेदन है जल्दी से उसको पास करा के और हमारे गवर्नमेंट कॉलेज का जो भवन बनना है उसका काम शुरू किया जाए। दूसरा, हमारे शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है स्टॉर्म वाटर, जो बारिश के दिनों पूरा शहर जो तालाब का रूप ले लेता है, उस कार्य की भी जो परिस्थिति है वो पिछले दिनों हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में मंत्री जी बैठे हैं, उसका जिम्मा लिया था और वो काम आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन ये बारिश तो जैसे तैसे निकल गई, लेकिन मैं चाहता हूँ इस काम में तीव्रता लाई जाए और जल्दी से ये काम कराया जाए। एक हमारा विषय गन्नौर शहर के बाईपास को लेके था, क्योंकि गन्नौर में हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने लगभग 2,500 करोड़ की लागत से हॉर्टिकल्चर मंडी तैयार लगभग वो हो गई है। इस वजह से हमारे वहाँ ट्रैफिक की समस्या रहती है। मंडी शहर के बीच में होने की वजह से भी जाम की स्थिति रहती है। पिछले दिनों असेंबली की मीटिंग में बाईपास का जो हमारा प्रपोजल था उस पर सुनवाई नहीं हो पाई, उसका बजट ज़्यादा था। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, गन्नौर में बाईपास की ज़रूरत बहुत अत्यंत ज़रूरत है, इसलिए जो भी रास्ता उसका निकले, वो चाहे PWD से हो, जो भी रास्ता निकले बाईपास का, मेरा निवेदन रहेगा। दूसरा, एक हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो अपग्रेड हुआ था, उसकी भी बिल्डिंग का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। कुछ ट्रेनें जो मैंने पीछे लिख के दिया था, वो ट्रेन का ठहराव, एक गीता जयंती बहुत ज़रूरी ट्रेन है, आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारी उस ट्रेन का भी ठहराव गन्नौर में किया जाए। धन्यवाद। वहाँ बहुत एक मांग है लोगों की कि जब कॉरपोरेशन बनी तो बहुत सी पंचायतें को 12-14 कॉरपोरेशन में मिला दी थी, वो किसी सूरत में भी शहर के साथ नहीं लगती, बहुत दूर है उससे। उनकी बहुत पुरानी मांग है और संघर्ष कर रहे हैं कि इनको कॉरपोरेशन निकाला जाए। क्या कोई ऐसी बात विचाराधीन है? एक मैं नोटिस में लाना चाहूँगा कि इस चुनाव से पहले जब पंचायतें थी तो एक सेक्रेटरी ने 15 पंचायतों का रिकॉर्ड जुड़ा दिया अपने पास इकट्ठा करके, उसको सस्पेंड कर दिया। आज उसी सेक्रेटरी को रजिस्टर्ड करके वही जो है फिर लगा दिया गया और उस पर कोई भी एक्शन किसी किस्म का नहीं हो रहा। लोग बार बार मांग कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं दफ्तरों के, लेकिन नतीजा नगण्य है। एक मैं ये चाहूँगा कि जो माइनिंग पॉलिसी है, जगह जगह से जो शिकायत है इलीगल माइनिंग की, उसको, हाँ जी, किड़ा ये सोंटा और ये सारे के सारे जी, सोंटा, सोंटी, मेला, ये 15 पंचायतें हैं अम्बाड़ा ब्लॉक 1। और सर जैसे माइनिंग का है, इसमें ठेकेदार की वजह से ही सब गड़बड़ है। अगर उसको बीच में से निकाल के सीधी तौर पे जो भी गवर्नमेंट की लीज बनती है वो किसानों को जो है लीज दी जाए, उससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा और इसमें कोई करप्शन भी नहीं होगी। एक स्पीकर सर मेरी रिक्वेस्ट थी कि वाटर लेवल जो है बहुत गहरा जा चुका है। अब एक 1700 फीट पर पानी लगाया है, ड्रिंकिंग वाटर का ट्यूबवेल लगाया है और ऊपर का पानी गंदा हो गया। जैसे दौद पर, भुड़ुंग पर जैसे गांवों में कैंसर की शिकायत बहुत आई और 1700 फीट से तो 50 लाख में भी ट्यूब नहीं लगता।
उससे तो पीना पानी बहुत मुश्किल होगा। कि क्यों ना कोई तरीका सा किया जाए जिससे कि वाटर लेवल ऊपर आए और इन सब ग्रामों को जो है कैनाल बेस्ड कर दिया जाए। कहीं कहीं और काफ़ी जगह 80% में तो नहरी पानी है, तो उसके साथ जोड़ दिया जाए। धन्यवाद। श्री मनमोहन भड़ाना जी विधायक। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपके माध्यम से सरकार और सदन के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक प्रकाश डालना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा प्रदेश हम सब जानते हैं, हमारा देश भी एक किसान प्रधान देश है। 70% से ज़्यादा आबादी खेती के काम में लगी हुई है और एक किसान की व्यथा मुझे लगता है मेरे जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं सभी अधिकतर समझते होंगे कि किस तरह से जनवरी के महीने में जब हम लोग 4 डिग्री 5 डिग्री के टेम्परेचर में अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, हमारे देश का किसान वहाँ पे जो है पानी देने जा रहा होता है अपनी फसल में। इसी तरह से गर्मियों में किस तरह से वो कटाई करता है और कितनी परेशानियों से वो जूझकर जो है अपना गुजर बसर करता है। तो उसी विषय में मैं सरकार का ध्यान, बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है, उस पर डालना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने पिछले साल एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया जिसमें हरियाणा विलेज कॉमन्स लैंड रेगुलेशन एक्ट के तहत 500 गज तक की जो भूमि पंचायत में थी उसका रजिस्ट्रेशन कराने का एक जो आदेश पारित किया। जिन लोगों ने 20 साल से वहाँ पे रह रहे थे, कब्जा था, उसको जो है उनको देने का जो है प्रावधान जो है सरकार लेकर आई। लेकिन ऐसा ही प्रावधान मैं चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी शामलात देह की भूमि है जहाँ पर हमारे प्रदेश के किसान वहाँ पे 50 साल से खेती कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 10 साल 20 साल नहीं, 50 साल से खेती कर रहे हैं और जमाबंदी में भी उनके पर्टिकुलर नाम दर्ज है आज की डेट में अगर देखा जाएगा तो 92 में जो अमेंडमेंट आया हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स का, इसमें जो प्रावधान रखा गया जिसमें एक सब ये कहा गया कि वे सब पंचायती भूमि है, तो इसके लिए मैं चाहता हूं ऐसा ही दोबारा कोई अमेंडमेंट लेकर आए जिसमें ये भूमि वापस जो है किसान के हक में जाए जो उस पर खेती कर रहा है, जो 50 साल से उस पर बैठा हुआ है। हालांकि ये अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया, लेकिन एक बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण विषय ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश नहीं डाला कि वो लैंड जो कॉमन पर्पस के लिए पूरे विलेज के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है उसका क्या किया जाए। और ये वाली मैं जमीन उस जो भूमि की बात कर रहा हूं जो कॉमन पर्पस के लिए नहीं इस्तेमाल हो रही पिछले 50 साल से, तो मुझे लगता है उनके नाम गिरदावरी भी है, वो उस पर बैठे हुए हैं, उनका पोजेशन भी है और उनके सारा घर बार उसी जमीन के आधार पर चलता है। यहां तक कि उनके घर में अगर कोई बच्चों के रिश्ते होते हैं तो इसी आधार पर होते हैं कि उन पर कितनी उनकी भूमि पर वो बैठे हैं और कितनी पर वो अपना काम कर रहे हैं। थोड़ा समय और लूंगा अध्यक्ष जी। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि पंचायतों को भी हमें सशक्त करना है। ये भूमि पंचायतों को जानी चाहिए ताकि उनका जो है उनका फाइनेंस बढ़ सके, कुछ काम गांव में काम कर सकें। तो इसका दूसरा तरीका भी एक मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसी शामलात भूमि जो जिस गांव में है अगर उसका रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिल जाए, सरकार ऐसा प्रावधान लाए, ऐसा लॉ लाए, तो उसकी जो स्टैंप ड्यूटी है वो स्टैंप ड्यूटी उस पंचायत के खाते में जाए और उस पंचायत के खाते में जाकर उसकी एफडी कराई जाए और उसका इंटरेस्ट, मात्र इंटरेस्ट जो है वो हर साल उसके डेवलपमेंट के कार्य यूज। बहुत बहुत उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने मैम विधानसभा क्षेत्र की बदहाल सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूं। हल्के के मुख्य संपर्क सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं, जहां पर इतना बुरा हाल है, धूल मिट्टी सारा उड़ना। और इनमें मैं पिछले ही जो हमारा बजट सत्र था सीएम साहब ने उसमें घोषणा की थी कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर सारी सड़कों का, पूरे हरियाणा की सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन पता नहीं महम हल्का हरियाणा में आता है या नहीं आता, उसमें इतना बुरा हाल है। जैसे मेरे गुवाने से भिवानी रोड है, वह लाखन माजरा होते हुए, उसमें इतना बुरा हाल है। एक बार अगर मंत्री जी वहां पर जाके देख लेंगे ना तो वहां पर तागड़ी तागड़ी खड्डे हो रखे हैं जी, इतना बुरा हाल है। लोग इतने परेशान हैं धूल मिट्टी से, मतलब रोटी भी नहीं वहां पे अपनी पका सकते। और दूसरा अजायब से बरान सड़क का बुरा हाल है और निंदाना गांव के अंदर से
जो मनोहर लाल जी का पैतृक गांव है उसमें अंदर से इतना बुरा हाल है इसी मार्ग पे, तो उसको भी करवाया जाए। साथ ही मेरे गांव भगवतीपुर से गिरावट तक का रास्ता भी बहुत बुरा हाल है। खरेटी से जींद रोड, चांदी फ्लाईओवर तक, खरकड़ा से बड़म्बा, गिरावट से अजायब, गिरावट से समर गोपालपुर, गुगाईडी से दोरड तक का रास्ता उपाध्यक्ष जी बहुत बुरा हाल है। पिछले सत्र में सभी मैंने अपनी ये सारी मांगे रखी थी। और एक बात और मैं आपका ध्यान विशेष तौर पर लेके आना चाहूँगा, जो मेरे हल्के में 2 टोल पड़ते हैं, एक मदीना टोल और एक चांदी टोल। मदीना टोल NH9 पर है। NH9 मेरे गांव डोब से मेरा गांव शुरू होता है और बैनी महाराजपुर तक आप देखोगे इतना बुरा हाल है, खड्डे ही खड्डे, खड्डे ही खड्डे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, पीछे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया है कि अगर रोड टूटा हुआ है तो उसमें टोल का कोई मतलब नहीं बनता कि आप किसी से वाहनों से टोल लें और उसमें वो करें। तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि उस टोल को फ्री करवाया जाए तब तक कि वो कंपनी रोड ना बना ले। और उसके बाद फिर चांदी टोल पे भी हमारे 12-13 गांव आपस में पड़ते हैं। उसमें आप देखोगे खेत आपस में एक दूसरे से आना जाना, किसानों को आना जाना पड़ता है उपाध्यक्ष जी। तो उसके लिए भी मेरी आपसे ये निवेदन है, उस टोल को भी जो हमारे 12-13 गांव जो पड़ते हैं, पीछे भी वहाँ पर उन्होंने सभी वहाँ पर इकट्ठा होकर आंदोलन भी किया था। तो मेरा आपसे ये निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से कि उस टोल को भी आप फ्री करवाया जाए। और एक बार फिर मैं मंत्री जी से भी ये निवेदन करूँगा, जो रोड मेरा लाखन माजरा का जो अंदर का जो रास्ता है उससे वो प्रशासन से मैंने पूछा था कि उन्होंने टेंडर तो लगा दिए हैं लेकिन 2 महीने हो गए, उसके ऊपर कार्रवाई आगे शुरू नहीं हुई। तो मंत्री जी यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे इस बात का खास तौर पर निवेदन करूंगा, जो मेरा लाखन माजरा का 1.5 किलोमीटर का रास्ता है उसको पहले बनवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रघुवीर कादियान जी। थैंक यू डिप्टी स्पीकर सर। जैसा डिप्टी स्पीकर सर, पूरे प्रदेश में जल भराव की बड़ी भारी समस्या है और उसी कड़ी में जो बेरी हल्के के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, ये में गांव वाइज जो है जो रकबा है उसका दहकोरा गांव मेरा 100 एकड़, रोद 200 एकड़, आसंडा 160 एकड़, खरहर में 150 एकड़, मातड़ में 50 एकड़, सिलोटी 60 एकड़, दाबोदा खुर्द 140 एकड़, खरमान 50 एकड़, छुडानी 400 एकड़, छारा 400 एकड़, बम्बेवा 70 एकड़, दिमाना 65 एकड़, बरहाना मिलवान 65 एकड़, बरहाना गुगना 250 एकड़, छोची 75 एकड़, मदाना खुर्द 200 एकड़, मदाना कला 150, लकड़िया 15 एकड़, गांगटान 100 एकड़, डीगल 500 एकड़, दुजाना 300 एकड़, धोड़ 200 एकड़, बिसान 250 एकड़, बाकरा 250 एकड़, जहाना जो है 1500 एकड़, चीमनी 250 एकड़, बेरी बैठन 50 एकड़, पलड़ा 100 एकड़, MP माजरा 200 एकड़, जाजगढ़ 450 एकड़, अछेज 80 एकड़, पहाड़ीपुर 250 एकड़, गोदड़ी 500 एकड़, सफीपुर 300 एकड़, मलकपुर 350 एकड़, माजरा दुबलदन 250 एकड़, दुबलदन घिक्यान किरमान भी ध्यान 700 एकड़। ये मेरे हल्के की 9000 एकड़ ज़मीन जो है ना जी वो डूबी हुई है। जो पहली फसल उन्होंने जो बोई थी पैडी की वो बर्बाद हो चुकी। तो मेरा निवेदन है कि इसका पानी जल्दी से जल्दी निकाला जाए ताकि अगली फसल की बुआई हो जाए और इसका जो स्पेशल गिरदावरी करके इसका मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए। इसके साथ साथ बेरी हल्के के तकरीबन गाँव में गलियों में भी जल भराव की स्थिति है वो दूर करी जाए। और 52 पंचायतें हैं डिप्टी स्पीकर सर और एक कमेटी है, इनके एस्टीमेट आए हुए हैं 1 साल से, कोई पैसा किसी गांव में नहीं गया। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ये जो एस्टीमेट आए हैं सरपंच के कमेटी के चेयरमैन के, ये एस्टीमेट पास करके भिजवाए जाएं ताकि सबका साथ सबका विकास जो आपका नारा है वो जो है फलीभूत हो। और इसके साथ 52 गांवों की जो जी खेतों के रास्ते हैं वो मैंने पिछली बार भी उठाया था, बड़ी भारी समस्या है, तो वो जो है पक्के करवाए जाएं, ये मेरी मांग है। इस भाई तो
240 हुए हैं जी। और जो दलित समाज की जो चौपालें हैं पूरे हल्के में, मतलब चाहे वाल्मीकि समाज की हैं और रविदासिया समाज की हैं या कबीरदासिया की, इस तरह से कुम्हार समाज, ये चौपालें जो हैं जी तकरीबन जो है वो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो इनका एक में पहले भी ये बात आई थी जी, मुख्यमंत्री जी जो है घोषणा करके आए थे कि बेरी में कॉलेज बनेगा 2016, 9 साल हो गए जी। मतलब कोई तो कथनी करनी में कहीं ना कहीं तो हैं, 9 साल ज़्यादा हो गए, 9 साल इंतजार और कर लो। 9 साल उसूल नहीं तो ये जाएंगे जी, अब तो जल्दी जाएंगे। तो एक हमारे बेरी के और डीगल गांव की जो लड़कियों के कॉलेज की है, ये हमारी मांग पूरी करी जाए। विधायक प्रमोद विज जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। पानीपत हम सब जानते हैं इंडस्ट्रियल टाउन और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और प्लस इसमें माइग्रेटेड लेबर बहुत है। समस्याएं अपनी हैं लेकिन उनका हल भी है। मैं मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी का और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि पानीपत में उन्होंने जिस तरह से विकास की झड़ी लगाई, आज पानीपत के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडोर स्टेडियम्स, ऑडिटोरियम, फायर स्टेशन, बड़े बड़े स्कूल, सभी जो मुख्य मार्ग हैं 4 लेनिंग उसकी हो रही है, बहुत सारे अंडरपास बन रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे रेलवे ओवर ब्रिजेज भी हमारे यहाँ निर्माणाधीन है। बहुत बड़ा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है और हमने बहुत सारे कम्युनिटी हॉल भी बनाए हैं और खास करके अब जीटी रोड का निर्माण भी जो है वाइडनिंग चल रही है। समस्याएं थी, उनका हल भी दिया सरकार ने, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जिसका मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलवाना चाहूँगा। हमारे कुछ प्रोजेक्ट है जो सीएम साहब ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट उसकी की हुई है, उसमें जो गति पकड़ने की बात है, उसको तेजी से करने का। कुछ सीवरेज सिस्टम हमारे HSBB के सेक्टर 11-12 में, बिजनेस स्वरूप कॉलोनी के अंदर सीवरेज सिस्टम में और स्ट्रॉन्ग वाटर सिस्टम में उसकी अनाउंसमेंट हुई है। हमारा एक रेन्यूअल प्रोजेक्ट है पानीपत के लिए, लगभग ये 1300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो सीएम अनाउंसमेंट के अंदर है। इसमें